Hello students, today we will discuss about historical backdrop with focus on women's experiences of education. Okay, आज के हमारे लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकल बैकड्रॉप जो होता है वो क्या होता है। हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो महिला शिक्षा है उसका पुराने टाइम में सिचुएशन कैसा था, मिडवेल में क्या सिचुएशन थी। फिर हम सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे कि कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए हैं तो उनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हम शॉर्ट में देखेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट्स रहे। दैन फिर हम बात करेंगे कि एजुकेशन में जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं फीमेल स्पेशली, तो वो जो सोशल रीजंस होते हैं वो कौन कौन से हैं। एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो अदर और स्कूल रिलेटेड जो रीजंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, तो हम इसमें आज ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो फीमेल एजुकेशन है उसकी सिचुएशन क्रिटिकल थी पुराने टाइम में। एक टाइम ऐसा भी था जब बेस्ट सिचुएशन थी, और आज की तारीख में हम देखते हैं तो वो सिचुएशन थोड़ी सी हमारे लिए क्रिटिकल भी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स जो है ना, गर्ल चाइल्ड जो है वो क्या होती हैं, वो ड्रॉप आउट्स हो जाती हैं। तो उसके कई ऐसे रीज़न होते हैं, उन रीज़न्स को आज हम के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रिफॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, तो हम रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि जो रिफॉर्म होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, मीनिंग ऑफ सोशल रिफॉर्म। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जो समाज सुधार है उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। पहले तो हम मूवमेंट्स के पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सोशल रिफॉर्म। ओके, तो सोशल रिफॉर्म रेफर्स टू एनी अटेम्प्ट दैट सीक्स टू करेक्ट एनी इनजस्टिस इन आवर सोसाइटी. Social reform is a kind of social movement that aims to make gradual change or changes in certain aspects of society rather than rapid and fundamental changes. क्या है, हम ये कह सकते हैं कि समाज सुधार किसको इंडिकेट कर रहा है, जो समाज के अंदर गलत अनैतिक काम जो हो रहे हैं, जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं, उन कामों को हमको क्या करना है, देखना है कि वो जो इनजस्टिस हो रही है, वो जो अन्याय हो रहा है उसको हमको सुधारना है। फिर ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आंदोलन है। ये कौन सा आंदोलन है? उन उद्देश्यों को पूरा करने का जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस ला सके। कौन से चेंजेस ला सके? पॉजिटिव चेंजेस ला सके। तो हमारी सोसाइटी ग्रो करे, हमारी सोसाइटी ग्रोथ करे, उसकी प्रोग्रेस हो, उसके लिए सोशल रिफॉर्म्स आवश्यक होते हैं। और इस मीनिंग को हम इस तरीके से देखते हैं। ये वर्ड जो है सोशल रिफॉर्म, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो गलत धारणाएं हैं, जो मान्यताएं गलत हैं, जो कुछ अनैतिक हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और उसमें चेंजेस लाना, सुधार करना। ओके, बात करते हैं कि जो समाज के लिए मूवमेंट्स जो किए गए थे, तो आप स्क्रीन पे पिक्चर्स देख रहे हैं और पिक्चर्स देख के आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम कौन से मूवमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस जो आपकी रही, आप छोटी क्लासेस में जब थे तब से सोशल स्टडीज़ में और जनरल नॉलेज वगैरह में आपने ये पढ़ा है कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स कौन कौन से थे, समाज सुधार आंदोलन जो हुए वो कौन कौन से थे। तो हम देखते हैं कि हम पिक्चर में देख रहे हैं दयानंद सरस्वती जी को देख रहे हैं, हम राजा राम मोहन राय को देख रहे हैं, एनी बेसेंट को देख रहे हैं। तो हम इसी से रिलेटेड रिफॉर्म जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट्स है उनको देखते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज और उनके जो काम थे वो क्या थे, आर्य समाज जो थे उन्होंने क्या काम किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उनके क्या काम रहे, एनी बेसेंट ने किस तरीके से काम किया है ना, रामकृष्ण मिशन जो है उनके द्वारा क्या काम किए गए। तो इन सब में हम ये देखते हैं कि स्पेशली जो विमेन है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए इन समाजों ने बहुत काम किए हैं, इन सोसाइटीज़ ने उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया। और इन्होंने महिला की कंडीशन जो है, फीमेल कंडीशन जो थी, जो बहुत वर्स्ट थी, उसको बहुत सुधारने में हेल्प की है।
ओके, तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमको ज़रूरत नहीं है। देन फिर अब हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट यही है कि जो फीमेल एजुकेशन है, जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, उसकी क्या सिचुएशन रही। तो सबसे पहले हम देखेंगे गर्ल एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम एंड देन मिडवेल पीरियड एंड देन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ओके, तो सबसे पहले हम जो प्राचीन काल में एजुकेशन दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, उसकी कंडीशन देखें अगर, तो हम ये देखते हैं कि जो बालिकाएं हैं उनको पुराने टाइम में किसी तरीके का उनके ऊपर दबाव नहीं था, उनको प्रेशर नहीं किया जाता था, उनको पूरी फ्रीडम थी। और वैदिक काल जो था उसमें बहुत सारी ऐसी लिटरेट लेडीज़ थी जिनके नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लाइक गार्गी है ना, आत्रेयी, शकुंतला, विशुघोषा। तो ये सारी जो लिटरेट लेडीज़ थी उन्होंने बहुत वेदों के अध्ययन किए, वो बहुत ज़्यादा विदुषी थी। और वो हम अगर ये कहें कि जो पुरुष है तो उन पुरुषों के साथ वो वाद विवाद में और इस तरीके से इन्वॉल्व होती थी। क्यों? क्योंकि उनको इतना नॉलेज था कि वो उन लोगों के साथ में क्या करती थी, उन लोगों की जो बातें थी उनको समझने की कोशिश करती थी और उन लोगों की जो गलत बातें हैं उनको नकारती थी और उनसे बहस करती थी, वाद विवाद करती थी, उनमें पार्टिसिपेट करती थी। उस टाइमिंग में क्या था, अलग से कोई स्कूल्स नहीं थे, है ना, और अलग से स्कूल्स तो नहीं थे, लेकिन कोएड एजुकेशन का उस टाइम ट्रेंड था उस काल में। मतलब लड़के और लड़कियों को एक साथ एजुकेशन दी जा सकती थी। अब अगर हम ये कहें कि जो बाद में क्या हुआ कि उस युग में जो फैमिलीज़ होती थी उसमें जो लड़कियां होती थी उनको शिक्षा का केंद्र जो था, है ना, वो परिवार रहा। बालिकाओं की शिक्षा का जो केंद्र रहा वो क्या था, परिवार रहा। और उनको वहाँ पे अपने पिता से, अपने कुलगुरु से, या कुछ ऐसी लेडीज़ थी जो मैरिड थी तो उनको अपने पति से एजुकेशन मिल जाती थी, शिक्षा मिल जाती थी। अब जो फीमेल थी, बालिकाएं जो थी, उनको धर्म और कल्चर जो होता है, लिटरेचर जो होता है, डांस, म्यूज़िक, है ना, पोइट्री और इन सब से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती थी। अब वैदिक काल के लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो वैदिक काल का जो बाद का पीरियड था उसमें शिक्षा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगा, अवरोध आने लगे, है ना। और गौतम बुद्ध ने क्या किया कि जो संघ था उसमें जो महिलाएं होती है, फीमेल होती है, उनके प्रवेश को आज्ञा देकर उनको उनकी शिक्षा को क्या दिया था, नया जीवन प्रदान किया था। तो फिर क्या था कि जो बालिकाएं हैं या जिन बालिकाओं का संबंध कुलीन और व्यावसायिक वर्ग से था उनको शिक्षा दी जा सकती थी। तो इस तरीके से क्या होता था कि जो जनरल जो मतलब अगर हम ये कहें कि डाउन कैटेगरी के, है ना, जो लोअर क्लास की जो बच्चियां थी वो एजुकेशन से वंचित रह गई थी। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं कि मिडवेल पीरियड की। तो हम उसमें ये देखते हैं कि मध्यकाल में जो मुस्लिम थे उनके भारत में आने के बाद में जो फीमेल की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। और ये कहें हम कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस काल में क्या है, बालिकाएं जो हैं उनकी शिक्षा पे, फीमेल एजुकेशन स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। और ये जो टाइम पीरियड था इसमें जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा जो है उसको बिल्कुल नकार दिया गया था। क्यों? क्योंकि मुसलमान जो थे उनमें पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित था और इसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां जो है वो एजुकेशन से वंचित रह गई। अब इसी काल की अगर हम बात करें मिडवेल टाइम की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो शाही घराने हैं या जो बहुत अच्छे वर्ग के लोग होते थे, कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे, है ना, उनकी जो बच्चियां हैं उनको शिक्षा दी जा सकती थी, वो वहीं तक लिमिटेड थी। और जो जनरल जो लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनको शिक्षाएं नहीं दी जा सकती थी। और स्टार्टिंग में वो मदरसे में बच्चों के साथ में थोड़े से अक्षर वगैरह की जानकारी ले सकती थी। और इसके अलावा जो बालिका शिक्षा है उसका जो व्यवस्था थी वो नगरों में तो थी, है ना, सिटीज़ वगैरह की हम बात करें तो वहाँ पे वो सिस्टम था। अब जो ये मुग़ल काल है उस टाइम में जो फीमेल की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा
वर्स्ट थी, एक तरीके से कहें कि दयनीय थी। क्योंकि जैसे जैसे बाहर के लोग आके और रूल कर रहे थे और अटैक कर रहे थे, तो ये डर था लोगों को कि हमारी स्त्रियां जो हैं उनको घर में रखा जाए, तो वो उनको बांध के रखते थे, उनकी जल्दी से शादी करते थे। बांध के रखना इन द सेंस कि मीन्स उनको पर्दे में रखते थे, उनको घरों की चारदीवारी में रखते थे और उनका जल्दी से शादी कर देते थे। उनकी तो बाल विवाह जो है, चाइल्ड मैरिज जो है, उसको ज़्यादा बढ़ावा मिला। सती प्रथा जो है वो बढ़ गई, है ना। फिर जो ऐसा कि बहुत बड़ी एज का लड़का और छोटी एज की लड़की, तो ये जो बेमेल विवाह थे ये भी बढ़ने लगे। तो ऐसी सारी सिचुएशंस हमको मिडवेल टाइम में देखने को मिलती है, ठीक है। देन फिर अब हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिश पीरियड रहा, ब्रिटिश टाइम पीरियड में अगर फीमेल एजुकेशन की हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो बालिकाएं हैं उनकी जो दशा थी उसमें ब्रिटिश के टाइम क्या है, ब्रिटिश जब से भारत आए, हमारे देश में जब से ब्रिटिशर्स आए, तब से क्या है, फीमेल एजुकेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा उसमें हमको सुधार देखने को मिलते हैं। तो उनके थ्रू क्या किया गया था, जो ये एजुकेशन का एरिया है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी और जिससे क्या है, वहाँ की जनता जो है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी उनकी थिंकिंग है वो भी चेंज हुई। मीन्स हम जैसे हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कहें, राजा राम मोहन राय की बात कहें, ऐसे जो समाज सुधारक थे, है ना, ऐसे समाज सुधारकों की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो रूढ़ियाँ थी, बहुत सारे जो ऐसे अंधविश्वास थे उनको छोड़ा गया और उनका उद्देश्य क्या रहा कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि वो समाज में, सोसाइटी में नारी को रेपुटेशन दिलाना चाहते थे और इस दिशा में उन्होंने बहुत अच्छे और अप्रिशिएबल कार्य किए थे, काम किए थे। अब आज़ादी के पहले जो है तो बालिका शिक्षा से जुड़े कई ऐसे आयोग और समितियां थी जिन्होंने काम करना शुरू किया था। उसमें हम आपने पढ़ा होगा वुड का घोषणा पत्र, तो उसके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। उनको इस तरीके से जो अनुदान वगैरह है उसमें चाइल्ड एजुकेशन, स्पेशली फीमेल चाइल्ड एजुकेशन, जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, उसको मोटिवेशन दिया गया और उसको प्रेरणा दी गई और उनको चेंजेस उसमें किए गए। तो ये जो सिचुएशन रही वो एंशिएंट टाइम में देखा हमने कि अच्छी सिचुएशन थी, मिडवेल में फिर ख़राब हुई है, देन ब्रिटिश टाइम पीरियड में वो वापस अच्छी हो गई। अब हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे सोशल रीज़न हैं गर्ल्स की ड्रॉप आउट के, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कुछ ड्रॉप आउट्स के सामाजिक कारण हैं और कौन कौन से रीज़न हैं वो हम आज के लेक्चर में अब देखते हैं, ओके। कि सबसे पहला हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो अनएजुकेटेड है, मीन्स माता पिता जो है वो अगर अशिक्षित है, अनएजुकेटेड है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है बच्चियों के ड्रॉप आउट का। जब वो ही अनपढ़ हैं तो वो लड़कियों की शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं देंगे, उसके बारे में वो सोचेंगे ही नहीं। देन फिर हम बात करते हैं कि लड़कियों की जल्दी मैरिज जो कर दी जाती है उसकी वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। कि लोग होते हैं, उनकी सोच ही होती है कि लड़की को जल्दी से शादी कर देनी चाहिए, लड़की की उसको पढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं है, और उनकी इस सोच को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लड़कियों के पढ़ने के कोई फ़ायदे हैं ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है, और उससे ये उनको बताना ज़रूरी है कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो वो दो फैमिली को एजुकेट करती है, ठीक है। देन फिर अब हम ये देखते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको बर्डन समझा जाता है, बोझ समझा जाता है, कि ये सोच है कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या बेनिफिट है, वो घर में रहेंगी, काम सीखेंगी तो वो आगे उनकी शादी होगी और अगर वो इन लॉज के घर जाएगी तो वहाँ पे वो काम आएगा सब कुछ। तो ये जो सोच है ये समाज की बदलनी है, हमको सोसाइटी की बदलनी है, और इसकी वजह से लड़कियां जो है वो लोग उनको बोझ समझते हैं, बर्डन समझते हैं, तो ये थिंकिंग चेंज करनी है। देन फिर हम बात करते हैं कि सिर्फ लड़के जो होते हैं उनकी पढ़ाई जो होती है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, लड़के जो होते हैं उनको पढ़ाने को प्रायोरिटी देते हैं, लड़कियों को सेकेंडरी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके लड़के पढ़ लिख के काम करेंगे और उनको कोऑपरेट करेंगे, लड़कियों का पढ़ाने से क्या बेनिफिट है। देन फिर हम बात करते हैं कि आज जो गांव है उनमें लड़कियों की पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लड़का पढ़ेगा तो आगे जाएगा और घर का सहारा बनेगा और सपोर्ट करेगा। लड़कियां क्या है, लड़कियों की शादी हो जाएगी, वो पराया धन है, वो दूसरे के घर जाएगी। तो ये जो सोच है लोगों की वो बदलनी है। तो गांव के लोग स्पेशली ऐसा सोचते हैं और वो बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। ये ड्रॉप आउट्स के कारण हैं। अगर पढ़ा भी रहे होते हैं तो वो बीच में बच्चियों की शादी करवा देते हैं और खेती वगैरह में उनको लगा देते हैं।
तो वो पढ़ाई छुड़वा देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा जो गरीब परिवार के लोग हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, तो लड़कियों की एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। फिर अगर बहुत बड़ा फैमिली है ना, तो छोटे भाई बहनों की देख रेख के लिए, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो मजदूरी पे जाते हैं, तो जो बच्चियाँ होती हैं उनको छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है, उनकी केयर करनी पड़ती है, इसलिए उनका स्कूल छूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो फैमिली और सोसाइटी है उनमें अवेयरनेस नहीं है इसकी वजह से, और जो गरीब लोग होते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, रोटी कपड़ा मकान जो होती है वही कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो वो लड़कियों को पेंसिल और कॉपी वगैरह कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, बुक्स वगैरह उनको नहीं मिल पाती है। तो इन सब की कमी की वजह से भी क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। ऐसे कई रीज़न्स है उसमें, फैमिली की गरीबी जो होती है, इनकम कम होना फैमिली की, ये सारे जो रीज़न्स होते हैं ये हमको देखने को मिलते हैं। ड्रॉप आउट्स के सोशल रीज़न्स ये होते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस स्कूल रिलेटेड रीजंस। ओके, कि हम अब ये डिस्कस करते हैं कि अभी तो हमने क्या देखा था कि सोशल रीज़न क्या क्या रहे, अब स्कूल रिलेटेड रीजंस क्या क्या होते हैं। तो वो देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, शिक्षक जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी। मतलब जब स्कूल में टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? कौन ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ऐसी स्थिति में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे जबकि उनको पता है कि स्कूल में टीचर्स ही नहीं है? तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एजुकेशन का लेवल है वो और डाउन होता जाता है, और इसका एक मेन रीज़न है जो टीचर्स हैं उनकी कमी है। अब हम अगर ये देखें कि जो हम आंकड़े देखते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा शॉक करेंगे और सरप्राइज़ करेंगे कि हम देश में अगर ये देखें कि 200 बच्चों पे सिर्फ एक टीचर है, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। और कहीं कहीं पे तो पूरा स्कूल जो है वो एक ही टीचर पे डिपेंड होता है, उस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन के ऊपर। तो क्या 200 बच्चों पे एक टीचर अवेलेबल होगा तो उन बच्चों का फ्यूचर हम सोच सकते हैं कि कैसा होगा। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, प्रतिभाशाली जो होते हैं, जिनकी वर्क एफिशिएंसी बहुत होती है, वो केपेबल होते हैं, तो उन टीचर्स जो होते हैं उनकी कमी की वजह से क्या होता है, बच्चों को सीखने को, पढ़ने को, उनका लेवल जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। उनको स्कूल में क्या है, 6th तक के बच्चे जो होते हैं उनको भी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और ये सब नहीं आता है। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है, इससे जो प्राइमरी जो एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर जो है उसकी गुणवत्ता बहुत कम होती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। देन फिर हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, कि सूचना प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो ये ऐसी वेबसाइट्स जो है उनको लेके आंकड़े तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन वो एक्चुअल जो सिचुएशन है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चे इस वजह से आते हैं और इस वजह से उनको लेके और मन में डर भी रहता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ शहरी जो एरिया है उनमें कंप्यूटर लगाए हैं, लेकिन स्कूल जो है स्पेशली कहाँ जो गांव में स्कूल है उनमें इसका डर रहता है और इसकी वजह से बच्चे आ नहीं पाते हैं। और सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं वो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं उन्हीं के यहाँ पे सजे हुए रहते हैं, वो है ना, डेकोरेट किए हुए रहते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो क्या है, जो टीचर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, लैंग्वेज प्रॉपर टीचर्स को नहीं आती है या वो बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है टेक्निकल वो भी आती है। देन फिर हम बात करते हैं कि नो टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, है ना, कि जो डिजिट्स है, आंकड़े जो है वो तो ये बताते हैं, रिपोर्ट तो ये कहती है कि कंट्री में 31% प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें गर्ल्स के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है और जो मंत्रालय है उसकी अगर हम बात करें तो वो जो मिनिस्ट्री है उसके वेबसाइट पे आंकड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें क्या है, सिर्फ 69% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। तो जो स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसकी वजह से भी ड्रॉप आउट्स होते हैं। दैन फिर हम देखते हैं लैक ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड मीटिंग,
कि पेयजल और बैठने की व्यवस्था ही नहीं है बच्चों के। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ये शो करती है कि 30% से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें ये जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है, और उसके साथ साथ 40 से 60% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें प्लेग्राउंड्स नहीं है। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो हमको ये शो करती है कि ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को चाहिए तो ड्रॉप आउट्स नहीं होंगे, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होती है, बच्चों के लिए पक्के बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई है ना, बच्चे कच्चे में बैठते हैं और पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये क्रिटिकल होती है। दैन फिर इसके अदर अलावा अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि स्कूल्स जो होते हैं उनमें अटेंडेंस कम की वजह से कि नया सत्र जैसे ही शुरू होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। पुराना जो स्कूल है उसको सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए, या जो सरकारी स्कूल है उसमें फ्री एजुकेशन, तो शिक्षकों की कमी है, भवन नहीं है, तो ये सारी जो सिचुएशंस है वो उसकी वजह से भी ड्रॉप आउट्स होते हैं और ये भी कारण रहते हैं। दैन फिर जो मिड डे मील होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि सरकार ने ये योजना चलाई तो है लेकिन ये गरीब बच्चों को इससे पोषण मिलेगा वो ठीक है, और उनकी जो मेंटल और फिज़िकल जो डेवलपमेंट है वो भी होगा, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हो रहा है? इससे बेनिफिट से ज़्यादा तो नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आधा टाइम तो टीचर्स का उसके अंदर चला जाता है, टीचर्स को लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, फिर जो भोजन है मैक्सिमम टाइम उसमें चला जाता है, और टीचर्स पढ़ाने से ज़्यादा और जो वर्कर्स है वो पढ़ाने से ज़्यादा और स्पेशली बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खाने में रुचि दिखाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दैन फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है उसकी एक्चुअलिटी क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, तो वो हम देखें कि प्राइमरी स्कूल जो है उसकी शिक्षा वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है, हम लोग खुद हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। ओके, कि इससे क्या है, इसे हम अपना अनफॉर्चुनेट जो है, हम ये बात कहें कि हम अनफॉर्चुनेट है इस मामले में कि देश में मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस दौर को देखते हुए भी बच्चों को अंग्रेजी स्कूल जो हैं या मिशनरीज़ जो हैं उनमें पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें हम ये देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में देखते हैं हम फैसिलिटी नहीं है, तो मैक्सिमम ये चाहते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट हो, और बच्चे क्या हो, बच्चे कहाँ पढ़ें, बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं उनको छोड़ के पेरेंट्स बच्चों को क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी जो स्कूल है उसमें ये कहा जाता है कि पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं, तो प्रेशराइज़ किया जाता है। अब घर पे बैठ के सरकारी पैसों पे मौज तो नहीं की जा सकती है। अब बच्चे जो हैं वो इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं के बराबर होती है, तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें एंट्री ज़्यादा होती जा रही है। दैन फिर अब हम ये देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है कि प्राइमरी स्कूल्स की जो गिनती है वो क्या है, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से, एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उसमें ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं या उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ जो गरीब तबके के लोग हैं वो उसमें दाखिला लेते हैं, अदरवाइज़ जो हायर जो सोसाइटी है और जो मॉडरेट सोसाइटी है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है, वो सब अपने बच्चों को मिशनरीज़ में और इंग्लिश मीडियम जो होते हैं उनमें कराते हैं एडमिशन। और जो इसकी वजह से क्या है कि ये जो गरीब अमीर की खाई है वो भी बढ़ती जा रही है। और क्या है कि सबसे ज़्यादा जो यंग लोग हैं वो अनएजुकेटेड रह गए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को छुपाती है, इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं होने देती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि उनकी जो कमियां हैं वो शो होती है। तो अब हमको ये रीज़न पता है, हम जानते हैं कि किस वजह से स्कूल्स जो हैं, स्कूल से रिलेटेड रीज़न होते हैं ड्रॉप आउट्स के, सोसाइटी से रिलेटेड रीज़न होते हैं ड्रॉप आउट्स के, फैमिली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी सोसाइटी, हम लोग खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमको इनके लिए काम करना है, हमको इनके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा,
तो ये सारी जो सिचुएशन है ड्रॉप आउट्स की, उनको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है, अभी हमने जो रीज़न देखे वही सॉल्यूशन भी है कि उन्हीं को हम सॉल्यूशन के रूप में देखें और हम थोड़ा सा एफ़र्ट लगाएं, थोड़ा सा फैमिली एफ़र्ट लगाएगी, थोड़ा सा बच्चे खुद एफ़र्ट लगाएंगे, स्टूडेंट्स और सोसाइटी एफ़र्ट लगाएगी, गवर्नमेंट थोड़ा सा एफ़र्ट लगाएगी और हेल्प करेगी, तो फीमेल जो एजुकेशन है उसको बल मिलेगा और स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है उसको हम मोटिवेट कर सकेंगे, उसको हम आगे बढ़ा सकेंगे और उसमें प्रोग्रेस ला सकेंगे। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।